Hello students, this is Sunil Anand sir. Welcome to Anand sir SST Point. This is the second part of class 8th chapter 7th crafts and industries. आज मैं इस वीडियो में आपको इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन इंडियन इंडस्ट्री के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही आज इसी वीडियो में हम वंडरफुल टू नो इस टॉपिक और एक केस स्टडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन इंडियन इंडस्ट्री। ब्रिटिश पॉलिसी का भारतीय उद्योगों पर प्रभाव। जो ब्रिटिश पॉलिसी बनी उसका भारतीय उद्योगों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। पहला जो बुरा प्रभाव पड़ा वो ये था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने ब्रिटिश भारतीय आर्थिक संबंधों को पूरी तरह बदल दिया। परिणाम स्वरूप महंगे हैंडमेड भारतीय हैंडीक्राफ्ट का सस्ते मशीन द्वारा तैयार सामान से प्रतिस्पर्धा होने लगी। उनमें सिराजुद्दौला को हरा करके भारत ने पहली जीत हासिल की थी किसी भारतीय राजाओं के ऊपर। तो इससे उनका पॉलिटिकल प्रभाव भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और इस कारण से अब ब्रिटिश बिना किसी टैक्स दिए हुए बंगाल में अपना सामान बेच सकते थे, लेकिन भारतीय सामान जो था उस पर बहुत बड़ा ड्यूटी लगा दिया गया, हाई ड्यूटीज लगा दिया गया। यानी भारतीय सामान पर तो टैक्स लगा दिया गया, लेकिन जो अंग्रेज के ब्रिटेन के जो सामान थे उस पर सभी तरह के टैक्स हटा लिए गए। जाहिर तौर पर इससे भारतीय सामान महंगे हो गए और ब्रिटिश सामान सस्ते हो गए। नाउ इंस्टीड ऑफ एक्सपोर्टिंग फिनिश्ड गुड इंडिया वाज फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स लाइक इंडिगो, रॉ कॉटन एंड सिल्क। अब भारत के ऊपर यह दबाव बढ़ गया कि भारत के लोग तैयार माल ब्रिटेन भेजने के बजाय यहाँ से कच्चा माल भेजें और वहाँ से जो तैयार माल आए उसको खरीदने के लिए दबाव बढ़ गया। भारत के ऊपर ये दबाव बढ़ गया कि जो फिनिश्ड गुड्स है उसको भारत आयात करे। भारत अब एक प्रोड्यूसर के बजाय एक सप्लायर, रॉ मटेरियल का सप्लायर बन चुका था। यह भारतीय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, जिसने न सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह कर दिया वरन इस इंडस्ट्री के कारण जो शहर समृद्ध हो गए थे, जैसे ढाका और मुर्शिदाबाद जैसे शहर जो अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के कारण जाने जाते थे, वह भी बर्बाद हो गए। उनका डीअर्बनाइजेशन हो गया। उस शहर के लोग शहर को छोड़ करके चले गए और बाद में इन प्रमुख शहरों का पतन हो गया। आफ्टर द डिक्लीन ऑफ द अर्बन सेंटर्स द परसेंटेज ऑफ पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर वेंट अप। अर्बन सेंटर का डिक्लीन होने के कारण वे जो पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर आधारित थे वह अब कृषि कार्य में लग गए, जिससे कि कृषि पर उसकी निर्भरता बढ़ गई। कुछ लोग जो अब खेती के ऑफ सीजन में चरखा चला करके, धागे बना करके अपना एक्स्ट्रा इनकम कर रहे थे, उनका रोजी रोटी बिल्कुल समाप्त हो गया। यहाँ वंडरफुल टू नो के तहत कुछ बताया गया है, आइए इसको समझते हैं। यूरोपियन इनिशियली केम अक्रॉस द फाइन इंडियन कॉटन cloth carried by Arab merchants in Mosul, present-day Iraq, and started referring to all delicately woven fabrics as muslin। जो पहले के यूरोपियन लोग थे वो भारतीय कपड़ों को अरब व्यापारियों से खरीदते थे, जो उस समय मोसूल कहलाता था। अरब के मोसूल, जिसे आजकल हम इराक कहते हैं, वहाँ के व्यापारियों से खरीदते थे। अच्छी तरह से धागों से बुनी हुई ये वस्त्र मुस्लिन, खोशा या कोशिश कई वैरायटियों के होते थे, कई तरह के होते थे। जबकि पुर्तगालियों ने मशालों के साथ साथ भारतीय सूती वस्त्रों
को यूरोप ले गए। उस वस्त्र को कैलिको कहा गया। यह आज के कोझिकोड जिसे कालीकट कहा जाता था वहाँ से भारतीय सूती वस्त्र को ले गए थे, इसीलिए इसको कैलिको कहा गया। बाद में जितने भी भारतीय सूती वस्त्र थे उसको यूरोप में कैलिको के नाम से जाना जाने लगा। बाद में सभी सूती वस्त्र इन वस्त्रों पर लकड़ी के ब्लॉक से या पेन से प्रिंट किया जाता था, जिसके कारण इसको चिंट भी कहा जाता था। और ये चिंट जो वर्ड है ये हिंदी के छींट शब्द से लिया गया है। आइए एक केस स्टडी के रूप में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जाने और समझें। तो अंग्रेज़ों के प्रायर टू द कॉन्टेस्ट ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश, इंडिया was considered the world's largest producer and exporter of raw cotton and textile. Unfortunately, this industry suffered maximum under the British rule. अंग्रेज़ों के बंगाल में जीत से पहले भारत को रॉ कॉटन और वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक माना जाता था, लेकिन दुर्भाग्यवश ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय वस्त्र उद्योग बहुत हद तक बर्बाद हो गया। The Weaver community was known by varied names in different parts of India. भारत में पहले अलग अलग क्षेत्रों में जो बुनकर कम्युनिटी है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे बंगाल में बुनकरों को तांती कहा जाता था, पंजाब में उनको जुलाहा कहा जाता था, महाराष्ट्र में बुनकरों को मोमीन कहा जाता था, दक्षिण भारत में शाले, कैकोलर और देवांग कहलाते थे। वे लोग जो धागे और वस्त्रों को रंगते थे उन समुदायों को रंगरेज कहा जाता था। कुछ लोग जो लकड़ी के ब्लॉक से कपड़ों पर छपाई करते थे उनको चिंट या छिप्पीगर कहा जाता था। चरखे से धागे बनाए जाते थे, जबकि तकली से उन धागों को रोल किया जाता था। यह काम प्रायः महिलाएं करती थी, जबकि मर्द लोग कपड़े बुनने का काम करते थे। ढाका, बनारस, मुर्शिदाबाद, सूरत में अलग अलग तरह के विश्व प्रसिद्ध वस्त्र निर्मित होते थे। कुछ वस्त्रों के नाम उनके बुनाई के टेक्निक पर रखे गए थे, जैसे ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय आकृतियों से सोने के धागों को मिलाकर 10 दक्ष कारीगरों के द्वारा जामदानी वस्त्र बनाया जाता था। ढाका और लखनऊ इस जामदानी निर्माण के 2 प्रमुख केंद्र थे। कुछ वस्त्रों का नाम जिन स्थानों पर वे वस्त्र बनते थे उसके आधार पर रखे गए थे। जैसे गुजरात के पाटन में बनने वाले वस्त्रों को पटोला कहा जाता था। एंड पच्छमपल्ली, तेलंगाना के पच्छमपल्ली में जो वस्त्र बनते थे उसको पच्छमपल्ली के ही नाम से जाना जाता था। सिर और गले में पहने जाने वाले रंगीन कपड़े को बंधन कहा जाता था। ये बंधन या बंदाना शब्द हिंदी के बांधना शब्द से लिया गया है। गुजरात और राजस्थान में इस कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। व्यापारिक उद्देश्यों से भारतीय वस्त्रों को कई भागों में बांटा गया है। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड द इंडियन टेक्सटाइल्स वर क्लासिफाइड into stripped checked cotton, plain white cotton, plain dyed cotton and cheat and embroidered silk goods। अलग अलग कपड़ों को अलग अलग पीस बना कर के पैक किया जाता था, इसी कारण से इसको पीस गुड भी कहा जाता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी सोने और चांदी के सिक्के को दे करके इसे खरीदती थी। बाद में बंगाल में जीत के बाद वहाँ के राजस्व से प्राप्त पैसों से वह इन कपड़ों को खरीदने लगी। कैलिको एक्ट आने के बाद इंग्लैंड में छींट के वस्त्र बैन हो गए। वहीं इंग्लैंड के प्रोड्यूसर भारतीय वस्त्रों के डिजाइन का नकल करने लगे। साथ ही वे नए तरह के इन्वेंशन यानी नए तरह के कपड़ों का निर्माण भी करने लगे, जिससे वहाँ का वस्त्र उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिला। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे थे एक केस स्टडी में भारतीय वस्त्र उद्योग के बारे में।